अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जल्द से जुलूस, सियासी मारा मारी, तकर्रियां, ये सब कुछ है आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। और बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी काबीना, तमाम वुज़रा, पार्लियामेंटेरियन, सियासी जमातें, मीडिया और फिर अवाम की नजरें लगी हुई थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला कब जारी किया जाता है, उस फैसले में क्या कुछ होगा। बिलाखिर ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 70 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट सामने आ गई है। 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट, पहले ही तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनके नोट को नाशाइस्ता कहा गया है। ये अनवर्दी है ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहा गया है इस जजमेंट में। साथ ही 13 जनवरी के बल्ले के फैसले के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं इस 70 सफ़ात के फैसले में। ये 70 सफ़ात का फैसला, असल सवाल ये है कि इस पर अमल दरामद हो पाएगा या नहीं। इस फैसले की जुज़ियात में कौन सी डायरेक्शंस मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईनी किरदार को ना निभाने के हवाले से भी ऑब्जर्वेशंस इस फैसले में मौजूद हैं। अब असल सवाल ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसके 8 जजेस, जिसमें सीनियर प्यूने जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, और मुस्तकबिल के 3 मजीद चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। क्या इनके फैसले पर अमल दरामद होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गालिब रहेगी, प्रिवेल करेगी, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पर एक के बाद एक इजलास हो रहा है कि किस तरीके से इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रिवेल करेगी, या फिर स्पीकर कौमी असम्बली जिन्होंने एक खत लिखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फलां वजूहात की वजह से अमल दरामद ना किया जाए। तो इन सवालात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज खोखर साहब, माहिर कानून हैं, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साकिब बशीर साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं। हाफिज एहसान खोखर साहब, जजमेंट 70 सफ़ात की, योर फर्स्ट रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आई, अगर आप इन जो 70 पेजेस को देखें तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर्टन जिन एरियाज़ के अंदर गए हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था और ना लीगल मैंडेट था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज की जो जजमेंट आई है वो रिलाई कर रही है आर्टिकल 17(2) के ऊपर, आर्टिकल 19 के ऊपर और आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ऊपर रिलाई कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पे जो कंट्रोवर्सी थी वो आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, सेक्शन 104 और रूल 94 इलेक्शन रूल्स 2017 के थे। अब इन्हें जक्स्टा पोजीशन के अंदर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन चीज़ों पर रिलाई किया है वो ये किया है कि वो ये कहते हैं कि लॉजिक ऑफ वर्ड्स जो हैं, लॉजिक विद रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का काम जो है वो आर्टिकल 72 के अंदर जो लेजिस्लेशन करना है उससे जो एक आम वोटर है उसके राइट्स जो है उनको प्रायोरिटी है। मीनिंग देयर बाय कि आर्टिकल 17 की जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन की है उसका मतलब ये है कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिडंडेंट कर दिया है और आर्टिकल 17 की डोमिनेंसी जो है वो दे दी है। और जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ते हैं तो हर एक आर्टिकल का दूसरे आर्टिकल से मतलब होता है, उसको आप एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकते। दूसरी इस चीज के अंदर यह है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहां पे इस जजमेंट के अंदर जो है रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लेजिस्लेटिव रोल जो है पार्लियामेंट का उसको भी अडॉप्ट किया है। लेकिन आप नहीं समझते कि जो इब्तिदाइया है इस जजमेंट का, और जिसमें प्रीफेस में ये लिखा गया है कि जो बुनियाद है पाकिस्तान के आइन की भी और किसी भी जमहूरियत की, कि जो अवाम है वो मैटर करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और तमाम जो इख्तियारात हैं वो खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात पर हैं, लेकिन इन इख्तियारात का इस्तेमाल मुमलिकत खुदादाद में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है। तो ये जो सॉवरेन राइट है पाकिस्तान के अवाम का, इसको जिस तरीके से एड्रेस किया है, लेकिन आप उसके बावजूद ये समझते हैं कि दिस इज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, देखें ईसा, बात यह है कि अगर आपका आर्टिकल 17 सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होता तो बिल्कुल बात ठीक है।
उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 51 भी बनाया है, आर्टिकल 106 भी बनाया है। और जिस तरफ तीन चीजें बड़ी मैं समझता हूं कि इसके अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट्स को जिस तरफ गई है, एक उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 187 के नीचे हमारी अनलिमिटेड या मैक्सिमम लिमिट तक जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। और वो मैं समझता हूं कि इनबिल्ट ही गलत है, चूंकि आर्टिकल 187 जो है उसको फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में आई थी उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ये सब्जेक्ट टू आर्टिकल 175(2) जो है उसके अंदर होगा, यानी कि अनब्रिडल्ड पावर सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 187 पे नहीं है। मैं आपके पास आता हूं वापस, क्योंकि मुझे आपकी गुफ्तगू से जो इशारा मिल रहा है या मैं ये समझ पाया हूं, उसका मतलब ये है कि ये हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगता ही है कि अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज दिस इज रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंप्लीमेंटेशन और बात है, करना है या नहीं करना वो इलेक्शन कमीशन का काम है, आर्टिकल 189 के नीचे होना चाहिए। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की है या मैं उसमें बता रहा हूं वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपके पास वापस आता हूं। रियासत अली आजाद साहब फरमाइए, आप देख चुके फैसला 70 सफ़ात का, आप पहले तो मुझे अपना इब्तदाई रद्द अमल दें। आपको लगता है आपकी यही तवक्को थी ये फैसला ऐसे ही होगा, या फिर आप इससे कुछ मुख्तलिफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो शॉर्ट ऑर्डर है वो आने के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा सख्त रिएक्शन नजर आएगा? वो रिएक्शन तो नजर नहीं आया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईसा, मेरी जरा गुफ्तगू आपने गौर से सुननी है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं भी और बाकी लोग भी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, जिसने बुनियादी दोनों फैसलों को सेट असाइड कर दिया, इलेक्शन कमीशन का भी और पेशावर हाई कोर्ट का भी, जिसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि ये वाइट एपेन इशू है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने बियॉन्ड द लिमिटेशन, बियॉन्ड द डोमेन, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन वो उन्होंने फैसला किया था, जिसको उन्होंने खुद भी कहा कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिसलीड और मिस इंटरप्रेट और उसको नहीं समझा गया और उन्होंने ये कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को घर उठा के फेंक दे? किस लॉ के तहत, किस आर्टिकल के तहत है? सिर्फ एक तरीकाकार कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया गया है, जो 17 है आर्टिकल, उसका सब आर्टिकल 2 है, जिसके तहत सिर्फ एक तरीकाकार है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हो। इसके अलावा कोई माई का लाल, ना आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन है, ना कोई इलेक्शन एक्ट के अंदर ऐसी प्रोविजन नहीं। जो लोग कहते हैं ना री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल गलत है। मैं कतई तौर पे इससे डिसएग्री करता हूं। कोई ऐसी बात नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन नहीं गई, एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट दी है। चूंकि इसमें कुछ लोगों की जो है ना दुखती रग के ऊपर पांव आ गया, उस वजह से लोगों की चीखें निकल रही है। जो गवर्नमेंट कह रही है ना कि ये री राइटिंग है, ये फलां है, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आला तरीन जजमेंट दी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। और कोई माई का लाल अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट को रिडेंडेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट को आउटसोर्स करेगा, तो वुकला अदलिया की पुष्प पे खड़े होंगे और हम ठोक बजा के उनके साथ खड़े होंगे। ये देखें, ये अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इस जजमेंट को हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, ये हर शहरी पाकिस्तान के इसको इंप्लीमेंट करवाएगा। आप कैसे कह सकते हैं? देखें, आर्टिकल 17 और 187 जो आर्टिकल है, उन दोनों को मिला के पढ़े तो ये तो अपरेंटली नजर आ रहा है जजमेंट के अंदर। और दूसरी बात, क्या आसमा जिलानी केस 1972 PLD सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं होल्ड किया गया कि जी अगर किसी चीज का बुनियादी सोर्स गलत हो और उसके ऊपर बिल्डिंग बना ली जाए वो भी इलीगल होगी? क्या आपने ये जजमेंट नहीं पढ़ी 2007 सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट के अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल हो उसके ऊपर जितनी भी बिल्डिंग बना ली जाए वो इलीगल है? हम सलाम पेश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट हिस्सा दी है कि जो तारीख में याद रखी जाएगी। ये आजाद अदलिया की मैं समझता हूं कि बुनियाद है। जस्टिस मुनीर का नजरिया आज दफन हो गया है और चंद और जो जजेस साहबान जो नजरिया जरूरत की पैदावार है वो भी आज इस जजमेंट के साथ दरिया बुर्द हो गए और वो हमेशा हमेशा के लिए
तारीख का हिस्सा बन गए, लोग उन्हें अच्छे लफ्जों से याद नहीं रखे कि ये एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है। सही। रियासत साहब मेरे साथ ही रहे। ज़ाहिर है कि अभी हमने इस पहलू पर भी बात करनी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उसमें पहले हमने देखा कि शिरकत नहीं की ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और उसी रात फिर पता चला कि एक ऑर्डिनेंस आ रहा है। वो अगले दिन सुबह जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, अमेंडेड ऑर्डिनेंस, जिसमें कंपोजिशन ऑफ द कमेटी चेंज हो गई। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया गया, उसके फौरन बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया। लेकिन अब पता ये चला है कि आज जो है वो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस इजलास में शिरकत नहीं की। तो क्या ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा? ये जो अहम केसेस लगने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बेंचेस की फॉर्मेशन होनी है, मुकदमात और फिर रिव्यू, ये मामला भी क्या होगा? साकिब बशीर साहब फ्रॉम डे वन आप इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख रहे हैं। आज मुझे तो ये लगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 70 सफ़ात के इस फैसले में ये बताया कि बैंगन का निशान शेर के निशान से फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी में शायद इसी वजह से जीता। उन्होंने डिटरमिन कर लिया कि उनको वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिला था। जजमेंट को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि आफिस साहब भी बात कर रहे थे, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट है। ये कोई मतलब 8 जजेस की जजमेंट नहीं, फुल कोर्ट की जजमेंट कंसिडर होती है, जिसमें मेजॉरिटी अक्सरियत 8 नहीं है, 11 इस पॉइंट पर मुत्तफिक हैं कि ये पीटीआई को जानी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे थे कि 39 दें, बाकी 41 नहीं बनती। ये थोड़ा सा उनका था। बाकी 11 जज ये कह रहे थे पीटीआई की ही बनती हैं। जजमेंट समझने के लिए बड़ा आसान और हर जो सवाल का जवाब दे दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो इन्होंने लिखा कि जो दस्तखत थे बैरिस्टर गोहर के, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि ये तयशुदा उसूल है कि कोई अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं होते तो जो साबका जो ऑफिस बेरर होते हैं वही कंटिन्यू करते हैं, वो उन्हीं के दस्तखत ही होंगे। मतलब आज इलेक्शन कमीशन को इस सवाल का जवाब तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मिल गया। फिर जो बात कोई नहीं है, पार्टी ढांचा मौजूद नहीं है, लिहाजा हम सर्टिफिकेट किसका दस्तखत हम माने किसका ना माने। फिर दूसरी जो बात कि हमेशा सोचा जाता है कि जब मखसूस नशिस्तें देने की बारी आई तो उसके बाद से आपने सोचना है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो 22 दिसंबर से जो है वो सारा केस निकाला है और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि 2 फरवरी को जो सलमान अकरम राजा साहब की जो दरखास्त थी कि मुझे आपने सिंबल नहीं दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पीटीआई हूं, जिस पे 11 सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं पीटीआई थी है। तो उस पे इलेक्शन कमीशन ने जो जजमेंट दी थी, जो रिटर्निंग अफसरान ने ऑब्जर्वेशन दी थी, जो ऑर्डर पास किया था, उसको जो है वो गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्शन से पहले के मामलात शुरू हो चुके थे। फिर 13 जनवरी का फैसला सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ना इलेक्शन कमीशन ने ना सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये कंफ्यूजन खत्म की कि ये जो पार्टी भी उसके सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे या सिर्फ उससे बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जाएगा। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन चलती रही और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने वो 187 में जो मुकम्मल जो इंसाफ का इख्तियार भी है और ख़ास तौर पर जो पीटीआई को नशिस्तें देने वाली उन्होंने बात की है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि पीटीआई को कैसे दे दी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उनके सामने थी, तो उन्होंने लिखा है कि पीटीआई ने एक दरखास्त दायर की थी जो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। अब कहा कि ये जो केसेस है इलेक्शन मैटर्स का, इस किस्म का केस, इसको आप एक सिविल नेचर का केस नहीं कह सकते कि उस तरह का केस है, इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, असरात हैं। तो उस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट को कोई रोकता नहीं है कि आप उस मैटर को नहीं देख सकते कि एक पार्टी बनने आए थे, उस मामले को हम टेकअप करते, मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करते और उसके बाद आगे चलते, नहीं, इसको डिटरमिन ना भी करके हम आगे चल सकते हैं और आगे इसको देख सकते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी बती। आखिरी इसमें जो बात है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने कहा है कि उसको नशिस्तें नहीं मिल सकती थी क्योंकि उनका कोई कैंडिडेट नहीं जीता था जो इलेक्शन जो इसके तहत जो उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी थी। तो ये नशिस्तें पीटीआई को इसलिए मिल रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का पूरा एक रोल रहा है इस सारे मामले में, इलेक्शन कमीशन के किरदार पे स्पीकर को सारा जो मलबा है वो इलेक्शन कमीशन पे डाला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी वजह से सारा कुछ हुआ और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि वो जो अपना रोल था वो इलेक्शन 2024 में इलेक्शन कमीशन अदा करने से नाकाम रहा। सही। मैं आपके पास वापस आता हूं, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे जी, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा।